नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ITI सेकेंड ईयर में हैं, इलेक्ट्रीशियन उनका ट्रेड है, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये दोस्तों जो पेपर है यह आप लोगों का ITI का ऑफिशियल CBT क्वेश्चन पेपर है, जो कि 23 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया गया था ये एग्ज़ाम। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जो आप लोगों का ट्रेड थ्योरी होता है वह आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, जो निम्मी का क्वेश्चन होता है आप लोगों को इसको ज़रूर पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग देखेंगे तो ही आप लोगों को पता चल पाएगा। ठीक है, लगभग निम्न से लगभग 60-70% क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। बाकी कुछ नए क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और वो हर एग्ज़ाम में लगभग 10-20 प्रश्न आपके नए रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए अनुसार परीक्षण का नाम क्या है। तो दोस्तों, ये जो आपको परीक्षण दिखाया गया है, यह जो परीक्षण है ये आपका कहलाता है टेस्ट फॉर ग्राउंडेड कॉइल। ठीक है, तो ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिखाया गया नियंत्रण पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सहायक उपकरण क्या है। तो ये जो सहायक उपकरण है ये आपका है केबल बाइंडिंग स्ट्रैप एंड बटन। केबल बांधने की पट्टी और बटन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। तो देखिए, अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले जो शर्त पूरी होनी चाहिए वो रहता है फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम। जो फेज अनुक्रम होना चाहिए वह समान होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जो DC मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है वह क्या होता है। तो वह होता है फील्ड फ्लक्स। तो फील्ड फ्लक्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है। तो देखिए, ऑफ लोड स्थिति में जो स्विच संचालित है वो है आपका आइसोलेटिंग स्विच। तो आइसोलेटिंग स्विच आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसोलेटिंग स्विच ऑफ लोड स्थिति में भी संचालित होता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई AC वितरण लाइनों में वोल्टेज रेशियो क्या है। तो वोल्टेज रेशियो जो होता है घरेलू परिपथों में वह 415 वोल्ट और 240 वोल्ट होता है। सातवां क्वेश्चन है कि DC मोटर के बैक EMF की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए, DC मोटर के बैक EMF गणना करने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका EB = V - IA × RA। कह रहे चित्र में दर्शाए गए DC जनरेटर के भाग का नाम बताना है। ये दोस्तों जो DC जनरेटर का भाग है ये आपका कहलाता है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो आर्मेचर कोर लेमिनेशन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड AC मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो वार्निशिंग से पहले रिवाइंडेड AC मोटर के लिए प्री हीटिंग जो आवश्यक है ये आपका है कि वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है चित्र में दिखाए गए अनुसार स्टार डेल्टा स्टार्टर में X से चिन्हित संपर्ककर्ता का नाम क्या है। तो X के रूप में दोस्तों ये जो दर्शाया गया है यह X पार्ट आपका कहलाता है स्टार कॉन्टैक्टर। स्टार संपर्ककर्ता आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है स्टेप अप AC फ्रॉम एम्पलीफायर। एम्पलीफायर से AC स्टेप अप करें। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ध्रुवों के साथ 36 स्टेटर स्लॉट वाली पूर्ण पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन की गणना करें। तो ये होता है आपका 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 13 नंबर का कह रहा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जाती है। तो यह होता है आपका कैस्केड ऑपरेशन।
तो कैस्केड ऑपरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। तो देखिए डीसी ड्राइव का नुकसान होता है कि नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, उच्च गति संचालन के लिए डीसी ड्राइव उपयुक्त नहीं होता है, यही आपका नुकसान होता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का जो उद्देश्य होता है वो रहता है आपका इंचिंग ऑपरेशन। तो इंचिंग ऑपरेशन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करें स्टेपर मोटर के फ़ायदा क्या है। तो स्टेपर मोटर का फ़ायदा ये होता है कि यह बहुत कम गति से चल सकता है। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ITI का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की या सर्टिफिकेट या ITI बेस पर जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं या फिर कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप लोगों को सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट। आप लोगों को इस नाम से सर्च करना है और आप लोगों के लिए ही इस वेबसाइट को ओपन कर दिया गया है स्पेशली ITI वाले छात्रों के लिए। यहाँ पर जो है तो ITI सरकारी रिजल्ट जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों निम्मी का PDF हो या कुछ भी डाउनलोड करना हो, आप लोगों को बस इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा ITI एग्ज़ाम का। आपको इस ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके सामने देखिए DGT का जो भी नवीनतम सूचना होता है वो आपको दोस्तों यहाँ पर नोटिस में दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। और निम्मी का दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें से कि ITI के काफ़ी सारे प्रश्न लगभग 60 से 70 प्रश्न इसी में से फंस जाते हैं, ठीक है, 60 से 70%। तो आप लोगों को दोस्तों ये निम्मी का PDF डाउनलोड कर लेना है और ITI का टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किए हैं ग्रुप तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट रहे या कोई भी डाउट रहे आपका तो उस ग्रुप में पूछ सकें। तो आपको निम्मी क्वेश्चन बैंक वाले PDF पर क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों छात्र यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है, ये ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये MCQ और उसका वीडियो सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है उस चैप्टर का। और जिनको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए PDF फाइल दिया गया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से और भी यहाँ पर फिटर का है, देखेंगे इलेक्ट्रीशियन का है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, तो ये सब PDF फाइल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। PDF फाइल यहाँ से जाके अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हार्ट रेट का भी है, तो आप लोग इसको जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि बड़े DC जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। तो देखिए बड़े DC जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग जो प्रदान की जाती है वह आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको एम्पलीफायर दिखाया गया है ये आपका क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो मुख्य अनुप्रयोग है वह आपका है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम यूज किया जाता है वह फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अब 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। जिसके लिए पॉजिटिव फीडबैक सर्किट आवश्यक है कि दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक सर्किट का यूज करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो यह आपका कहलाता है मेगर। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 23 नंबर का कि 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहते हैं। तो 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें दोस्तों जो रोटेटिंग मैग्नेटिक
फील्ड स्पीड होता है उसी को हम लोग तुल्यकालिक गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूमते हुए जो गति होती है उसको हम लोग तुल्यकालिक गति कहते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनत की आवश्यकता होती है। तो NPN ट्रांजिस्टर के लिए जो अभिनत की आवश्यकता होती है प्रवर्धन के लिए वो रहता है बेस पॉजिटिव होना चाहिए, इमिटर आपका निगेटिव होना चाहिए और कलेक्टर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया रोटरी स्विच का किस प्रकार का हैंडल डिजाइन दर्शाया गया है। तो ये जो हैंडल डिजाइन है ये आपका कॉइन स्लॉट है, तो कॉइन स्लॉट आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग के बीच जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है वह आपका 90 डिग्री होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए डीसी जनरेटरों में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो यक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका पोल शू कहलाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि एसी ड्राइव में BOP में प्रोब या डाटा बटन का उद्देश्य क्या है। तो प्रोब या डाटा बटन का जो उद्देश्य रहता है वो किया जाता है हम लोग दर्ज किए गए डेटा को संग्रहित करने और फैक्ट्री में संग्रहित डेटा दिखाने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। यह रहता है आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का क्या कारण है। तो देखिए अल्टरनेटर में जो हंटिंग प्रभाव होता है वह लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण ही होता है। ठीक है, तो लोड के निरंतर उतार चढ़ाव से अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर चित्र में दिखाया गया अनुसार ओवरहेड लाइन का जोड़ क्या है। तो ये जो आपको ओवरहेड लाइन दोस्तों दिखाया गया है यह बैटरी चार्जिंग सर्किट है। ठीक, तो बैटरी चार्जिंग सर्किट ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए जो आपको कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है इस कंट्रोल सर्किट का नाम बताना है। तो ये जो कंट्रोल सर्किट है दोस्तों ये आपका कहलाता है जॉगिंग कंट्रोल सर्किट विथ सेलेक्टर स्विच। तो चयनकर्ता स्विच के साथ जॉगिंग कंट्रोल सर्किट ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का बेहतर तरीका क्या है। तो किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का जो बेहतर तरीका होता है वो होता है आर्मेचर करंट की दिशा बदलें। तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। ये रहता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में जिस सामग्री का हम लोग उपयोग करते हैं वह रहता है आपका बम्बू यानी कि बांस। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 10 हॉर्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर के पूर्ण लोड पर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होती है। तो वह होता है आपका 25 एम्पियर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो टोटल डिग्री इक्वल टू होता है 180 इंटू नंबर ऑफ पोल। ठीक, तो 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर। 38 नंबर क्वेश्चन है प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। तो ये जो रहता है आपका दोस्तों ये जो परीक्षण है यह आपको जो चित्र दिखाया गया है यह आपका है शॉर्ट कॉइल टेस्ट। तो लघुपथित कुंडल परीक्षण आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहे हैं यहाँ पर ए का पावर ए है M1 है और ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए पावर 4 इनका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 4 3 7 2 9 और एक यहाँ पर 10 घात हो जाएगा। तो ए का पावर 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ए का पावर m इंटू ए का पावर n के लिए फार्मूला क्या होता है।
तो जब गुणे में रहें यहाँ पर तो उनके जो घात होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो a का पावर m प्लस n हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है विकृति की इकाई क्या होती है, तो विकृति की कोई भी यूनिट नहीं होती है। चौथा क्वेश्चन है यस आई को किसको रूप में निरूपित करते हैं, तो आई फॉर होता है आपका इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को हम लोग पी से, ईयर को स्मॉल एन से, रेट को कैपिटल आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और सीपी मतलब होता है आपका कास्ट प्राइस, ठीक है। एमपी मतलब होता है आपका मार्क प्राइस, ठीक, यानी कि अंकित मूल्य। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो रहता है आपका प्राइस कैटालॉग, सरकारी विभाग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा एसी एमीटर है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एसी एमीटर की बात किया है तो यहाँ पर देखिए ए फॉर एमीटर हो जाएगा। एसी की बात किया है तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एसी का साइन और उसके ऊपर ए एमीटर। अगर ए डीसी की बात करता तो यहाँ पर इस तरह से डीसी एमीटर हो जाता, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं स्विच का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो स्विच है, यह स्विच कहलाता है आपका टम्बलर स्विच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टम्बलर स्विच। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। डीसी मोटर का प्रतीक बताइए, तो डीसी तो आपका इस तरह से सीधी लाइन हो जाएगी। मोटर की बात की है तो यहाँ पर इस तरह से यम बन जाएगा। ऐसा फिगर जो दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। तो डीसी मोटर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि प्रतीक को पहचानना है, कौन सा प्रतीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका एसी का, तो यहाँ पर एसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है। तो देखिए जो लाइन इंसुलेटर की सामग्री होती है वह पोर्सिलिन के लिए होती है। छठा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट ये हो गया इस तरह से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो पहला ऊपर वाला हो जाएगा आपका डीसी, नीचे वाला हो जाएगा एसी। तो डीसी एसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हुई है तो आपको क्या करना चाहिए। तो हमें गलती के बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है। तो देखिए एक साथ अच्छा काम करने का जो मतलब होता है यह होता है आपका विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियाँ होती हैं। तो यह रहता है कि ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का उदाहरण कौन सा है। तो कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का जो उदाहरण होता है वो रहता है कि कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और उसको अपनाना। पांचवा क्वेश्चन है कि जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट किसके उदाहरण होते हैं। तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण होते हैं। छठा क्वेश्चन है किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं, तो ये होते हैं आपका कस्टमर। तो कस्टमर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है, तो उसको वहाँ जाने के लिए यात्रा करने और रहने में कितना खर्च आएगा, अर्न और सेव करना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है कि कौन सा वर्क प्लेस इटिकेट है उपयुक्त। तो समय का पाबंद होना उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार है। नौवां क्वेश्चन है एक रेस्तरां मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और वह अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसको करना चाहिए कि
टॉक टू द कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग देयर परफॉर्मेंस, मेकिंग चेंज टू द मेनू, आस्क फीडबैक। कस्टमर से बात करना चाहिए, उनकी प्राथमिकताओं को समझना, मेनू में बदलाव करना और प्रतिक्रिया मांगना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उसको व्यवसाय बढ़ाने के लिए दुकानदारों को ढूंढकर और उनके साथ मार्केटिंग बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन हमारी मदद करेगा। तो हॉबीज करेगा मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, हॉबी। 22 यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एक ऐप आधारित गिग इकोनॉमी जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों की मदद करता है। तो वो रहता है आपका स्विगी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो Ctrl+C से आपका कॉपी होता है, Ctrl+V से आपका पेस्ट होता है, Ctrl+S से सेव होता है। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के भौतिक भाग को दोस्तों हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि उचित वर्णनात्मक शब्दों को पूरा करें। तो देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज ड्राई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। तो देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्सा, गूगल, सीरी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए अलेक्सा, गूगल और सीरी ये आपका वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौन सा है। देखिए कर्मचारियों के लिए भविष्य का जो महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल है वो आपका नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना। तो नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो देखिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है यह नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। 20 नंबर क्वेश्चन है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। तो डिजाइन थिंकिंग आपका यह समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और समाधानों में सुधार करना चाहिए। वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो देखिए आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ये आपका वेब ब्राउज़र होता है जिस पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जा करके, या कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब होता है। तो नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना ही माइग्रेट कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते रहें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, एक पूर्णतया नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो एक पूर्णतया नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को हम लोग अप स्किलिंग कहते हैं। तो जिनको पीडीएफ दोस्तों चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को भेज दिया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।